इवेलुएट करते हैं और उसको कैसे कंट्रोल करना होता है। सो रेडिएशन हजार्ड दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल रेडिएशन हजार्ड और दूसरा जो है वो इंटरनल रेडिएशन हजार्ड। जब रेडियो एक्टिविटी आउटसाइड ऑफ द बॉडी होती है तो वहां से एक्सटर्नल हजार्ड होता है, और जब बॉडी के इनसाइड होगी तब जाकर के इंटरनल हजार्ड होएगा। तो हमने पहले ये डिसाइड किया था कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमने उठाया था एक्सटर्नल हजार्ड को कैसे असेस करते हैं और उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, और दूसरा लेक्चर हमने ये डिसाइड किया हुआ कि फिर इंटरनल हजार्ड को टेकअप करेंगे कि उसको कैसे असेस करते हैं और उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। इस एक्सटर्नल हजार्ड रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे टर्म्स की हमें ज़रूरत थी क्लैरिटी के, लाइक एब्जॉर्ब डोज क्या होता है, इक्विवेलेंट डोज क्या होता है, इफेक्टिव डोज क्या होता है। तो उसके कॉन्सेप्ट को हमने सारा डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हम सीधे एक्सटर्नल हजार्ड पे आ गए थे कि उसको कैसे कैसे असेस करते हैं। उसमें से हमने जो डिस्कस किया था उसमें 3 मेथड्स की बात करी थी, टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग की। तो टाइम मतलब और डिस्टेंस में दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था कि द अमाउंट ऑफ टाइम जो हम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जितना लगाएंगे रेडियो एक्टिविटी के साथ उतना ही ज़्यादा हमें एक्सपोजर होएगा, या हजार्ड उतना ही द अमाउंट ऑफ हजार्ड जो होगा वो उतना ही बढ़ता जाएगा। राइट। सो टाइम की बेसिकली प्रोपोर्शनल था। तो टाइम मेन उसमें यही था कि जितना मिनिमम टाइम आप स्पेंड कर सकते हो वो करो, और उसमें हमने डोज रेट और टाइम की बात करी थी। डोज रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू डोज। इसी इक्वेशंस को यूज करते हुए हमने ये डिसाइड किया था कि कैसे कैसे कंट्रोल करना होता है। पहले से प्लानिंग की ज़रूरत है, और देन कितना परमिशिबल हो सकता है किसी रेडिएशन फील्ड में। मान लो कि इतना का एक्सपोजर है तो कितना देर हमें काम करना चाहिए। ये सारे कैलकुलेशन हमने करे थे जो आरएसओ एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा था कि डिस्टेंस की बात थी कि डिस्टेंस में सोर्स कैसा है। यदि पॉइंट सोर्स है तो क्या फॉर्मूला होगा, लाइन सोर्स है तो क्या होगा, और यदि डिस्क जैसा सोर्स है तो क्या होगा। जैसे मान लो स्प्रेड हो गया और यहाँ पे सरफेस पे इतना ज़्यादा रेडिएशन है, रफली इट इज अमाउंट ऑफ जस्ट लाइक ए डिस्क, तो उस केस में कितना आएगा एक्सपोजर। तो वो सारे कैलकुलेशंस की बात करी थी। नाउ वी आर हियर अप टू सील्डिंग की बात करने वाले हैं आज, कि सील्डिंग से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सो दैट इज एनफ टू जस्ट टू स्टार्ट विथ। तो थर्ड मेथड ऑफ कंट्रोलिंग, third method of controlling the external radiation hazard is by means of shielding. बोल रहे generally this is a preferred method because it results in intrinsically safe working conditions, while reliance on distance and time of exposure may involve continuous administrative control over workers. देखो ये बोल रहे कि एक तो जनरली सील्डिंग मेथड प्रेफर्ड होता है। क्यों प्रेफर्ड होता है? इसलिए प्रेफर्ड होता है कि यदि आपने एक बार सील्डिंग लगा दी, जैसे मान लो कि आप लोग रेडियो फार्मेसी लैब में काम करते हो, तो वहाँ पे सील्डिंग एक लगा एल बेंच लगा दिया है, तो बार बार ना लोगों के पीछे आपको लगना नहीं पड़ेगा कि वो टाइम कम स्पेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। करेक्ट। और करेक्ट, और डिस्टेंस कितना दूर रह रहा है उससे, कोई राइट, वो चीज़ हमें वॉच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डिस्टेंस एक एक सील्डिंग लगा दी। अब इधर से होकर के काम करेगा जो बिल्कुल उसके साथ टच करके भी काम कर रहा है, तभी भी इतना जो रेडिएशन, जो शील्डिंग जो है, जो मटेरियल वो जितना रेडिएशन कम कर सकता है उतना तो उसने कम कर दिया। वो एक फिजिकल सेपरेशन दे ही देता है जहाँ पे फिर आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। सोर्स एंड डोज रेट विच इज एक्सेप्टेबल आउटसाइड द शील्डिंग मटेरियल, कि किन चीज़ों पे अमाउंट ऑफ शील्डिंग जो रिक्वायर्ड है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। 3 बातों पे डिपेंड करने वाली है। नंबर 1 कि टाइप ऑफ रेडिएशन, कौन सा रेडिएशन हम को शील्ड करना चाहते हैं, या कौन सा रेडिएशन, टाइप ऑफ रेडिएशन जो है यहाँ पे यूज होने वाला है।
तो किस टाइप की शील्डिंग देनी है मुझे, राइट। एक एक्टिविटी ऑफ द सोर्स, मतलब कितनी एक्टिविटी वहां पे हैंडल होनी है, राइट। और थर्ड, डोज रेट कितना है, मतलब वहां पे जब हम डालेंगे, राइट, तो या वो नहीं, मतलब एक्टिविटी कितनी है, कौन सा टाइप ऑफ इमिशन हो रहा है, और तीसरा है कि जहाँ पे शील्डिंग मुझे लगाना है उसके बाहर जो रेडिएशन आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, कौन कौन सा अमाउंट जो है आपको एक्सेप्टेबल है, समझ गए। उसके हिसाब से शील्डिंग जो का अमाउंट जो है वो डिसाइड होता है। याद रखिएगा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, स्पेशली जब आप कोई नया डिपार्टमेंट सेटअप करोगे आप लोग, कभी मान लो कि लाइफ में कभी भी मौका मिलेगा या ऐसी जगह पे जा रहे हो, सब कुछ नया करना है, जैसे आपने ज्वाइन किया और आपको ऐसी मिली कि भाई एक साइक्लोट्रॉन सेंटर लगाना है या एक नया डिपार्टमेंट का एक अलग विंग क्रिएट करना है जहाँ पे आपको इंचार्ज बनाया जाता है कि आप ARB से अप्रूवल लीजिए। तो ARB ना कोई गाइडलाइन नहीं देती है, वो सब सब हर बात सिर्फ पूछती है, कितनी एक्टिविटी हैंडल होगी, क्या होगा, आप सब कुछ प्लान करके दीजिए, समझ गए। तो शील्डिंग जो लगाओगे वो आपको अपना समझना है कि ये एक्सेप्टेबल लिमिट है बाहर का, कौन सी एक्टिविटी कितनी है, वो सारी चीज आपको एक्चुअली मेंशन करना होता है, तब जाके शील्डिंग कैलकुलेट करते हैं। मेंशन करना पड़ता है कि इस लैब में 500 मिलीक्यूरी एक्टिविटी ही हैंडल होगी, करेक्ट। तो हम यहाँ पे इतनी शील्डिंग लगाएंगे, राइट। उसके उतना शील्डिंग लगाने के बाद इतना अमाउंट ऑफ एक्सपोजर आएगा, और वो ये नहीं बताएंगे कि क्या है, आपको खुद सोचना है कि ये एक्सेप्टेबल लिमिट है मेरा, इतना तक मुझे शील्डिंग देना पड़ेगा, यू गॉट इट। तो ये सारी चीजें वहां पे मेंशन करनी पड़ती हैं। नो, पहला क्या था कि टाइप ऑफ पार्टिकल की बात करी थी, किस टाइप का इमिशन हो रहा है वो जानो। सो अल्फा पार्टिकल आर वेरी इजिली एब्जॉर्ब, ए thin sheet of paper is usually sufficient to stop alpha particle and so they never present a shielding problem। अल्फा पार्टिकल बोल रहे कि एक थिन शीट ऑफ पेपर से भी स्टॉप हो सकता है, ओके। तो इसलिए यहाँ के लिए मतलब शील्डिंग के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसका, अल्फा का। Now, beta radiation. Beta radiation is more penetrating than alpha radiation in the energy range that is normally encountered up to 4 MeV. 4 MeV तक beta radiation requires shielding up to 10 of perspex for complete absorption. The ease with which beta source may be shielded sometimes leads to erroneous impressions that they are not as dangerous as gamma or neutron sources and that large open beta sources may be handled directly। मतलब बेसिकली ये बात बताना चाह रहा है कि देखो, जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि अल्फा और बीटा जो है बहुत ज़्यादा रेडिएशन डोज मतलब पोज नहीं करता, ऐसा प्रॉब्लम नहीं खड़ा करता, तो लोग ना केयरलेसली चीज़ों को हैंडल करते हैं, राइट। वो केयरलेसली हैंडल नहीं होना चाहिए, यू शुड बी अलर्ट इनफ कि भाई उस बीटा के साथ भी आपको ढंग से हैंडलिंग करनी है, जो भी एक्सपोजर जो आएगा, राइट। उसको लोग कई बार जैसे यहाँ पर भी होता है ना, देखोगे प्रैक्टिस बना रखे, कितना भी समझा लो वो नहीं टूटने वाला, हाथ से पकड़ के लेके जाएंगे, राइट। बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। वो जब तक कोई बोलेगा नहीं काम करने वाला तब तक कुछ भी नहीं बदलता, ओके। बट एनीवे, this is extremely dangerous particle as, for instance, right, the absorbed dose rate at a distance of 3 from a beta source of 1 megabecquerel is about 1 gray per hour। Can you just imagine? अब आपको पता नहीं है, नहीं, राइट, वो आप उतने का ये लेते हो, 3 distance, yes, 3 distance from a beta source of 1 megabecquerel activity, डोज रेट कितना, 1 ग्रे पर आवर, एक घंटे में 1 ग्रे तक मिल जाएगा, ओके। ओके, a significant problem encountered when shielding against beta radiation is the emission of secondary X-rays, right, which results from the rapid slowing down of beta particle and which are more penetrating than the beta radiation। That X radiation
is called Bremsstrahlung. So जब हाई एनर्जेटिक बीटा पार्टिकल होता है तो वो न्यूक्लियस के पास से होकर के गुजरता है, और उस केस में वो बहुत तेजी से नहीं चल सकता, उसको स्लो डाउन हो जाता है। जैसे मान लो कि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, ये बीटा पार्टिकल उधर से क्रॉस कर रहा है, उसको अपनी तरफ एट कूलम्बिक फोर्स के कारण इसका पाथ, इसका स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये इधर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली इसका स्पीड कम हो जाएगा, और कई बार इधर से घूम करके ऐसे बेंड करके भी चला जाता है, और उस समय पे जो डिसेलरेशन जो होता है उसी के चलते डिसेलरेशन से ब्रैमस्लैंग रेडिएशन निकलता है, राइट। द फ्रैक्शन ऑफ बीटा एनर्जी रीअपियरिंग ब्रैमस्लैंग इज अप्रोक्सीमेटली, वो कैसे निकालते हैं, जेड ई डिवाइडेड बाई 3000, where Z is the atomic number of the absorber and E is the maximum beta energy in MEV. So देखो यहाँ पे क्या है, जो ब्रैमस्लैंग जो निकलना है वो एटॉमिक नंबर ऑफ द एब्जॉर्बर पे भी डिपेंड करता है, राइट। तो जितना ज्यादा जेड बढ़ता जाएगा जदि, तो ब्रैमस्लैंग का परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, राइट। सो जेड को आप कम करते हो, यहाँ पे ब्रैमस्लैंग कम करना है तो आपको जेड को कम करना पड़ता है, इसलिए प्रोस्पेक्ट शिल्डिंग्स लगाते हैं, ओके, ताकि बीटा का ब्रैमस्लैंग का परसेंटेज कम हो जाए। This means that the beta shield should be constructed of a material of low mass number, एल्युमिनियम या प्रोस्पेक्स का होना चाहिए, to reduce the amount of Bremsstrahlung emitted. A beta source emits beta particle with energy covering the complete spectrum from 0 to a characteristic maximum energy Emax. The mean beta energy is, in most cases, it is 1/3 of the maximum. ये क्वेश्चंस पूछते हैं बार बार, राइट। पहला तो बीटा एनर्जी का स्पेक्ट्रम जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, तो उसकी एनर्जी जो होगी वो जीरो से लेकर के मैक्सिमम तक होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल जो होता है उनकी मीन एनर्जी होती है, और वो मीन एनर्जी 1/3 ऑफ द मैक्सिमम होती है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मीन एनर्जी कितनी होगी, हाउ विल फाइंड इट आउट। कई बार बोलते हैं कि बीटा स्पेक्ट्रम का आप डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, तो जनरली जब ड्रॉ करोगे तो वही ध्यान रखना है कि ई मैक्स जब दिखाओगे उसी का 1/3 इधर की तरफ पिक दिखाना है एक तरफ, और कंटिन्यूअस आपको दिखाना है, ओके। द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन देयर एनर्जी, एनर्जी पे डिपेंड करता है उसका पेनिट्रेटिंग पावर, एंड दिस फैक्ट कैन बी यूज्ड to estimate the energy of beta radiation to add identification of unknown sources. मतलब क्या बोल रहे, एक तो बोल रहे हैं कि बीटा पार्टिकल का पेनिट्रेटिंग पावर जो है उसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है, करेक्ट। तो ये बोल रहे हैं इस फैक्ट को, राइट, आप किस अननोन आइसोटोप को, अननोन बीटा एनर्जी जो भी हो वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप कर सकते हो। पेनिट्रेशन पावर ही तो देखना है ना, एक सीट लगाओगे, दूसरा सीट लगाओगे, तो आपको एचबीएल मिल जाएगा, एचबीएल से पता चल जाएगा कि वो किस टाइप का सोर्स है, उसकी एनर्जी कितनी होगी, ओके, समझ में आ रहा है। Huh? Yes, sir. Penetrating power of beta particles depends on the energy, and this fact can be used to estimate the energy of beta radiation to add identification of unknown source. भाई अननोन सोर्स दे दिया आपको, बोल रहे हैं कि कौन सा सोर्स है बता दीजिए बीटा का, राइट। तो आप उसका एचवीएल डिटरमिन करके एनर्जी से आप पता कर सकते हो कि कौन सा सोर्स है दिया हुआ, ओके, आगे चले। The cross section for these interactions depends on the photon energy and the atomic number of the absorbing or scattering medium. देखो, एक तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द एनर्जी जो है, क्रॉस सेक्शन ऑफ दीज इंटरेक्शंस का मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शन कोई भी जैसे मान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होएगा तो उसका अपना क्रॉस सेक्शन होगा, कॉम्पटन के इफेक्ट होने का उसका अपना क्रॉस सेक्शन होगा, अलग अलग जो भी इवेंट जो है, स्कैटरिंग इवेंट हैं या जो भी रिएक्शन है, वो हर रिएक्शन का अपना एक क्रॉस सेक्शन होता है। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग द इवेंट, तो जितना क्रॉस सेक्शन हाई होगा उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो रिएक्शन होएगा या उस टाइप का इंटरेक्शन होएगा, करेक्ट। दूसरा क्या बोल रहे हैं, क्रॉस सेक्शन मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन किस किस पे डिपेंड करती है, एक फोटोन की एनर्जी पे
और दूसरा जो है वो एटॉमिक नंबर, कि किस एटॉमिक नंबर के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, एब्जॉर्बिंग और स्कैटरिंग जो भी, ठीक है। So the energy ranges in which three types of interactions becomes dominant are shown in here. अब देखो यहाँ पे एक चीज, ये टेबल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वाइवा के लिए बहुत अच्छा है ये टेबल। क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा रहा है लेस देन 0.05, मतलब 50 केवी के आसपास का यदि होगा, 50 हो जाएगा ना, राइट, से लेस देन, तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक जो होगा लो जेड मटेरियल में ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक का होने का संभावना है। लो, सॉरी, सील्डिंग मटेरियल लो एटॉमिक नंबर का है, राइट, और एनर्जी उसकी लेस देन 50 केवी, हाँ एमईवी या 0.2 एमईवी में ही याद रखो, तो लेस देन इतने एमईवी है तो उसके फोटो इलेक्ट्रिक होने की संभावना है, राइट। और यदि उसकी एनर्जी 0.05 से 15 एमईवी के बीच में है तो कॉम्पटन स्कैटरिंग होगी। याद रखिएगा, ये देखो जीरो लेस देन इसके बोल रहे हैं, यहाँ पे 0.05 से लेकर के यदि एनर्जी बढ़ती भी जा रही है तो हर एनर्जी लेवल पे कॉम्पटन की प्रोबेबिलिटी बन रही है। लेकिन यदि 15 एमईवी से ज्यादा यदि हो रहा है तब जाकर के पेयर प्रोडक्शन हो रहा है। इसी तरह हाई एटॉमिक नंबर में ये एनर्जी बढ़ गई, देखो 0.5 तक जाकर के होएगी फोटो इलेक्ट्रिक, मतलब लेस देन 0.5 एमईवी तक होगा, लेकिन 500 केवी तक भी फोटो इलेक्ट्रिक हो सकता है, राइट, समथिंग लाइक दैट। देख लेना एक बार एमईवी को, आप एमईवी पे रखो, बाद में केवी पे आप कन्वर्ट करके देख लेना, राइट, ओके। सो इतना, अब 0.05 से 5 और ग्रेटर देन 5 है, राइट। तो आपको ना ये टेबल जो है एक रफ आइडिया दे देता है कि किस टाइप की सील्डिंग मुझे यूज करनी चाहिए, राइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है सील्डिंग मटेरियल के साथ लिए अच्छा है, यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होएगा तो वो पूरा का पूरा एनर्जी जो है उसी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो वी वांट दैट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड अकर फॉर द सील्डिंग मटेरियल, ओके। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे ना कि भाई जैसे मैं कई बार पूछा भी था तुम लोगों को कि वाटर के क्यों नहीं हम मतलब ये बना सकते हैं, डिटेक्टर क्यों नहीं बना सकते, नहीं, या सील्डिंग हम वाटर का क्यों नहीं बना सकते, भाई सील्डिंग तो यहाँ भी बना सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस दोनों, ये दो तीन क्वेश्चन जो इस टाइप के जो क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर, कितना अमाउंट ऑफ थिकनेस लगेगा, वो सारी चीजें बीच में आएंगी ना, और किसकी प्रोबेबिलिटी किसके किसके रेंज में ज्यादा है, तो ये सारा डिसीजन जो है ये टेबल वहां पे हेल्प करेगा। सोचोगे एक क्वेश्चन का आंसर इससे रिलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा। सो थोड़ा सा वाच रखना, याद रखना बहुत इजी है। देखो 5 का ही मल्टीपल है, 5 से 15, बस ठीक, सब में वही है, 5 यहाँ 5 तक रह रहा है, 5 यहाँ तो 5 ही है, यहाँ 5 15 और धीरे धीरे देख करके याद हो जाएगा। और रफली जब इसके टेबल के बेस होकर के आप आंसर दोगे ना तो आपका मोस्ट एक्यूरेट, आप नियर अबाउट एक्यूरेट आंसर करने वाले हैं हर चीज में, ठीक है। चलो आगे। Gamma and X-ray radiations are attenuated exponentially. That is, when they pass through any material. The dose rate resulting from X or gamma radiation emerging from a shield can be written as dt, a dose rate is equal to d0 e to the power minus mu t। बिल्कुल रेडियो एक्टिव डिके जैसा ही इक्वेशन है। डोज रेट जो मिलेगा, इनिशियल डोज रेट है, आपने एक सील्डिंग मटेरियल लगा दी है तो dt जो है डोज रेट उसके बाहर आएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे ईट एक्सपोनेंशियल में क्या है, माइनस म्यू टी है, टी जो है वो थिकनेस ऑफ द सील्डिंग मटेरियल है और म्यू जो है उसका लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट है। तो देख लेते हैं, d0 इज द डोज रेट विदाउट सील्डिंग है, dt is the dose rate after passing through the shield at a thickness shield of thickness t, and mu is the linear absorption coefficient of the material of the shield। मतलब उसका लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट बोलता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, कितना एब्जॉर्ब करेगा लीनियरली, राइट।
नोट दैट दिस इक्वेशन इज फॉर नैरो narrow बीम beam कंडीशन। conditions. ये जरूर मेंशन करना है जहां पर भी लिखना है कि नैरो बीम कंडीशंस के लिए है। नैरो बीम का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल पेंसिल की तरह रेस निकल रही है, एक रेस डाइवर्स हो जाती है, स्कैटरिंग नहीं है उसमें। मतलब ब्रॉड बीम में पूरा बीम निकलेगा। लाइक जैसे मान लो कि ये पेन है तो इतना बीम का थिकनेस हो सकता है, राइट। लेकिन जो पेंसिल रेज मतलब बिल्कुल फाइन ट्यून, बिल्कुल एक फाइन है, मतलब जितना उसका कम मतलब तुम डायमेंशन से बना सकते हो तुम, समझ गए। जिसके लेजर का जो फोकस नहीं होता है हाँ बिल्कुल साफ। तो ये नैरो बीम ज्योमेट्री के लिए इक्वेशन है। Okay, where the source and detector are both well collimated। वेल कोलिमेटेड मतलब कि जैसे मान लो कि सोर्स है और सोर्स को क्या किया है कि सील्ड में रखा हुआ और उसी से एक होल डाल दिया है, उस होल से ही रेडिएशन निकाल इधर स्कैटर नहीं हो। रहा है। ठीक। So, ये वेल हाँ, एंड मेजरमेंट आर मेड एट शॉर्ट डिस्टेंसेस। मतलब जैसे दूरी बढ़ती भी जाए, जैसे मान लो कि पास में ही मेजर करोगे तो उसके डाइवर्जेंट बीम होने की संभावना कम है, लेकिन जैसे जैसे दूर बढ़ता जाएगा तो वहीं यहाँ से जो इमिट होएगा वो दूर बढ़ता जाएगा, तो ब्रॉड बीम होता जाएगा। ब्रॉड बीम के लिए सर इसको क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन या स्कैटरिंग ज्यादा होगी इसलिए। हाँ, अभी आ रहे हैं आगे, ठीक है। हाँ? फिर समझ में आएगा क्यों नहीं यूज कर सकते, राइट। है इसके बारे में। इन अदर सिचुएशंस the presence of scattered photons often makes the calculations more complicated। जैसे स्कैटर आएगा उसमें तो वो कैलकुलेशन को कम्प्लेक्स क्यों करेगा कि क्योंकि स्कैटर का कोई डायरेक्शंस नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे बीम होंगे जो डिटेक्टर जहाँ पे भी रखोगे, जहाँ से मेजर करोगे, हो सकता है कुछ डिटेक्टर पे उसके सेंसिटिव वॉल्यूम में पड़े और कुछ जो है वो स्कैटर होकर उससे बाहर भी चले जाए, तो आपको एक्यूरेट एस्टिमेट मिलेगा नहीं। एक चीज, दूसरी चीज कि जब मटेरियल जैसे ब्रॉड बीम होता है ना, तो उस समय पे जैसे मान लो कि ये एक थिकनेस ले लो और इधर से आपका रेडिएशन निकला, तो इसके अंदर ना कई बार मल्टीपल स्कैटरिंग हो सकती है कि इधर से उधर टकराएगा, उधर से इधर जाएगा, उधर से इधर जाएगा, समझिए। तो यहाँ पे ना एक स्कैटर बिल्डअप भी होता है इनसाइड। ओके। और ये एक के साथ नहीं होएगा, कि बहुत सारे जो जो फोटोन्स जो हाँ, आएंगे वो सबके सारे साथ के क्रिस साथ होगा। क्रिस क्रॉस चलते रहेगा। हाँ, ओके। तो इसलिए वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है उसके साथ। द लीनियर एट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जो है, अब यहाँ पे देखो म्यू, म्यू इज ए फंक्शन ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर द सील एंड ऑल्सो द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटो। मतलब दो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहे हैं ना। एक, पहला कि जो एटीन्यूएशन कोफिशिएंट जो आएगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो, एक, और दूसरा कितना एनर्जी एनर्जी। है, जो जो फोटोन जो आएगा उसकी एनर्जी कितनी है। इसीलिए तो वाटर और उसका जो बात करी थी ना हमने, वहां पे दिखाया था ना कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉस सेक्शन या प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट इवेंट्स विल डिपेंड ऑन दोस थिंग्स। ओके। एंड इट हैज a dimension of length to the power minus वन। माइनस लेंथ माइनस वन नहीं, लेंथ का पावर माइनस वन, या वन डिवाइडेड बाई लेंथ, या वन डिवाइडेड बाई एम एम, या वन डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर। 1 बाई लेंथ, 1 बाई समझ गए? हाँ? हाँ लेंथ इनवर्स या वन हाँ बाई हाँ हाँ लेंथ, हाँ। राइट। मीटर इनवर्स या मीटर वन बाई वैसा मीटर, वैसा एम एम इनवर्स या वन बाई एम 1 एम, मतलब पर एम एम कितना ट्रेवल करेगा, राइट। ओके। नाउ अब द हाफ थिकनेस, हाफ वैल्यू लेयर, देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, शायद मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं, वो पता नहीं पढ़ाया कि नहीं तुम लोगों ने। ये एग्जाम्स में आता है, इनफ्रिक्वेंटली आता है, नहीं भी आएगा तो वाइवा में तो टकरा ही जाएगा। हाफ वैल्यू लेयर, टेंथ वैल्यू लेयर क्या है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। सो हाफ थिकनेस और हाफ वैल्यू लेयर जो है फॉर ए पर्टिकुलर शिल्डिंग मटेरियल is the thickness required to reduce the intensity to one half of its incident इंसिडेंट value। वैल्यू। मतलब उसका आधा, इतना थिकनेस चाहिए कि जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है वो हाफ उसका ऑफ आधा हो जाए। तो वो कौन सा, वो कितना थिकनेस है, दैट थिकनेस विल बी कॉल्ड हाफ हाफ वैल्यू वैल्यू लेयर थी। और हाफ वैल्यू थिकनेस।
ठीक है। हम्म, राइटिंग द एच बी एल एज टी हाफ द प्रीवियस इक्वेशन जो पहले लिखा हुआ था दैट बिकम्स डी बाई डी जीरो, राइट, विल बिकम इक्वल टू 0.5। 0.5, क्योंकि रेशियो वही हो जाएगा। Yes। करेक्ट, इसी का तो आधा करना था, डी जीरो का आधा करना था ना, राइट। तो 1/2 करना था, तो 1/2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0.5 0.5 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ minus माइनस म्यू, mu और t half। टी की जगह पे t हमने half टी हाफ ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग log लेंगे, base लॉग e। टू बेस ई, राइट, जो नेचुरल लॉग। तो यहाँ पे ये लेंगे, और तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म हट जाता है, जब भी लॉग ई लोगे यहाँ पे तो ई जो होगा ई हट जाएगा, रिमेनिंग वही चीज रहेगा। करेक्ट, ओके। अब ट्रांसपोज ही तो करना है म्यू को, ये देखो इसका वैल्यू क्या होता है, minus ये 6.69 0.5 का वैल्यू कितना है, माइनस minus 0.693 693 इज इक्वल टू माइनस minus दिस, mu और t half टी हाफ जो होगा वो म्यू को अब इधर 0.693 की तरफ लेके आ जाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा। सो टी हाफ विल बी इक्वल टू कितना, 0.693 upon mu। राइट, बढ़िया, ये तो याद है। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ एसबीएल इज वेरी यूजफुल इन डूइंग रैपिड अप्रोक्सीमेट सील्डिंग कैलकुलेशन। क्या बोला, फील्डिंग में रैपिड मतलब बिना दिमाग लगाए, मतलब बहुत फास्ट आप कर सकते हो एच बी एल का, यदि ऐसा है इसका। उसमें क्या है कि वन हाफ रिड्यूसेस द इंटेंसिटी टू हाफ, वन हाफ वैल्यू, और टू हाफ, टू एच बी एल जो होगा इट रिड्यूसेस द इंटेंसिटी टू वन क्वार्टर, एंड थ्री हाफ इट रिड्यूसेस टू वन एट, मतलब एक टू का पावर एन। तो जितना हाफ वैल्यू लेयर होगा वो उसकी जगह पे एन की जगह पे आप डाल दो। तो तीन हाफ वैल्यू ले लिया, तो वन डिवाइडेड बाई, 3 तो 1/8 टाइम्स, और यदि 4 एच बी एल लोगे तो 16 टाइम्स, 1/16 टाइम्स हो जाएगा। तो आपको एक रफ आइडिया तो फटाफट लग ही जाएगा ना कि मुझे कितना तक रिड्यूस करना है, तो कितने की सेल्डिंग चाहिए, उसका एच बी एल यदि पता है तो बहुत सारे बैठ करके कैलकुलेट नहीं करना है। और एक बात और भी मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा ना प्रैक्टिस करना आप लोग। यस, टी हाफ एंड t by 10 10, हाँ, मतलब बोल दिया। हाफ लाए, मतलब 10th वैल्यू लेयर और हाफ वैल्यू लेयर जो है लेड, और लेड के लिए हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर का छोड़ दो, राइट। सो ये देखो, ये मोटा मोटी याद रखने की चीज़ है, यदि चाहो तो देखो 0.5 दिया ना एम बी, सो 500 ये पेट के लिए तो यूज हो ही गया तुम्हारा, 511 है ना, राइट। सो 500 कितना चाहिए, 4 mm का थिकनेस चाहिए, तो ये मोटा मोटी याद रख लो, 4 mm पेट का पूछते, आयोडीन का 3 mm आएगा, 0.3 mm टेक्नीशियन का। ये पूछते पूछते ये वैल्यू तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुमको याद है, कुछ चीजों को लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको याद होना ही चाहिए, बाकी चीज हो या ना। ओके, सो इसमें जो काम की तो जरूरत सर वो जो थी, ग्लास जो हम लोग का व्यूइंग होता है, जो विंडो ग्लास जो होता है उसका क्या पड़ता है ना, जैसे सीटी के शीशे लिए का सर। आसपास का वही उसी के लिए है ही, वो ओके। जनरली, और हाँ वो दोनों सीटी उतना के। दूर होता है कि वो दोनों का काम निकल जाता है, हम्म। कुछ नहीं। ओके, ठीक है, आगे चलें। सो हमारे लिए काम का जो था वो वही था, अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसका मजा यही है इस लेक्चर का, पूरा आरएसओ के क्वेश्चन इसमें सॉल्व था, ध्यान से देखोगे तो। डोज रेट क्लोज टू वॉल्व इज 160 माइक्रोसीवर्ट पर आवर, राइट। अब बोल रहे हैं इफ दिस इज कॉज्ड बाय कोबाल्ट 60 इनसाइड द वॉल, हाउ मच lead shielding must be placed around the wall to reduce the dose rate to 10 माइक्रोसीवर्ट पर आवर। मतलब आपका डोज रेट कितना है, 160 माइक्रोसीवर्ट पर आवर का है डोज रेट, और उसको रिड्यूस करके कितना तक बनाना है, 10 10। तो माइक्रोसीवर। आपका यदि इक्वेशंस देखोगे वहां पे जो था डी टी इज इक्वल टू डी जीरो ई टू दावर माइनस म्यू म्यू टी। टी, उसमें डी टी का वैल्यू कितना है इसमें,
इसी क्वेश्चन के हिसाब से dt का वैल्यू क्या है? 10 10 है, करेक्ट, राइट। और देखो कुछ सवाल जो होते हैं ना, और ये d0 जो है वो 160 है, तो कितना टाइम का रिडक्शन चाहिए? देखो 16 16 टाइम का, तो बहुत इजी है। क्यों? कितना का पावर 2 का पावर करें 16 कि होगा 16 आ जाए? 4 4 टाइम्स ऑफ HBl चाहिए। देखो जबानी बना दिया ना आपने, तो यहाँ आंसर दिया, कोबाल्ट का कितना दिया? 12.5 mm। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। आपका जो इंट्रेंस जो होगा, जैसे मान लो कि आप कहीं PhD का एंट्रेंस दे रहे हो, कहीं पे आप मेडिकल फिजिक्स के लिए एंट्रेंस दे रहे हो, कई सर्विस कमीशन के लिए दे रहे हो जहाँ पे मेडिकल फिजिसिस्ट पोस्ट की है, वो सारे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं छोटे छोटे। और कहीं ना कहीं क्लू होगा, आपको रफली एक आइडिया मिल जाएगा कि फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, करेक्ट, ठीक है। तो इसको इसने बनाया क्या? इट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द डोज रेट फ्रॉम 160 टू 10 10 microsievert per hour. That is a factor of 16. 16 To do this, will require 4 HVL of lead, right? 2 into 2 into 2 into 2, 16 times, right? Therefore, 4 into 12.5 12.5 mm. So lead required is 50 सही है। आइए दूसरा सवाल। A cobalt 60 source is gives cobalt 60 source gives a dose rate of 40 microsievert per hour at 1 meter. ठीक है। At what distance from the source must a barrier is placed? मतलब सोर्स से कितना दूर बैरियर प्लेस करें if the dose rate at the barrier must not exceed 2.5 माइक्रोसीवर्ट। तो बोल रहे मतलब वहां पे बैरियर के बाहर जो डोज रेट चाहिए वो कितना चाहिए? 2.5 माइक्रोसीवर्ट पर आवर, 40 से 2.5, राइट, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद क्या पूछा कि व्हाट थिकनेस ऑफ लेड would give the same protection at the original distance? ओके, 1 मीटर पे डोज रेट कितना चाहिए तुमको? 2.5 कितना चाहिए? नहीं, नहीं ये बोल रहा है 40, हाँ 1 मीटर पे 40 है, बोल रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स मस्ट बैरियर बी प्लेस्ड इफ द डोज रेट एट द बैरियर मस्ट नॉट एक्सीड 2.5 माइक्रोसीवर्ट पर आवर। मतलब बैरियर का मतलब शील्डिंग नहीं लगाना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे सोर्स रखा है, तो यहाँ से सोर्स तो रेडिएशन तो इमिट करेगा। अब ये पूछ रहा है कि मुझे बैरियर यहाँ पे ऐसी जगह पे डालना है कि यहाँ के बाद जब आदमी यहाँ तक पहुंचे, राइट, तो उस समय पे उसका डोज जो लगे वो 2.5 माइक्रोसीवर्ट पर आवर का ही लगना चाहिए, ताकि एक आप बैरियर लगा दो ना कि इसके अंदर आप नहीं जा सकते, करेक्ट। तो वो बैरियर मुझे प्लेस करना है, तो मैं कहाँ पे प्लेस करूँ, ये पूछा है इस क्वेश्चन में, राइट। उसके बाद पूछा कि चलो बैरियर को मतलब बिल्कुल पास में रखें, तो मतलब यहाँ पे कितना सील्डिंग दें कि आदमी जो है इसको सोर्स के पास भी आ सकता है, समझ गए? मतलब इसके यहाँ जो सील्डिंग जो लगाएंगे जो थिकनेस, उसके थिकनेस के बाहर भी 2.5 माइक्रोसीवर्ट का उसको डोज रेट चाहिए। That's all। ये 2 क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो पहली चीज तो ये बोला कि पॉइंट सोर्स उसने कंसीडर किया, कि कोबाल्ट सोर्स को यदि हम पॉइंट सोर्स कंसीडर कर लें तो हम क्या कर सकते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ अप्लाई करेंगे तो D1, राइट, स्क्वायर और R1 स्क्वायर होता है, एक कांस्टेंट होना है, D2 R2 स्क्वायर आना चाहिए। तो डोज रेट एट R1, तो डोज रेट पहला कितना 40 एट 1 मीटर, तो ये तो हो गया 40 इंटू 1 का स्क्वायर, और उसके बाद 2.5, ये तो डोज रेट दूसरा चाहिए था, और कितना डी का स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर हो गया। तो अब डी को सॉल्व करेंगे, डी स्क्वायर जो होगा वो 40 डिवाइडेड बाई 2.5, ये कितना आ गया 16। सो डी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 16, सो 4 मीटर। सो 4 मीटर पे मुझे जाकर के बैरियर लगाना पड़ेगा, देन आई विल हैव द राइट, उतना मिल जाएगा। द रिडक्शन इन डोज रेट फ्रॉम 40 टू 2.5 माइक्रोसीवर्ट इज अ फैक्टर ऑफ 40 डिवाइडेड बाई 2.5 16 है। तो कितना एच व्हील चाहिए हमें? 4 HVL 4 एच व्हील चाहिए, बढ़िया, 4 into 12.5 फिर से 50 है। सही है। देखो आप लोग तो मास्टर हो।
सर ये देखो, एक कैलकुलेशन इजी लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में आता है ना दिमाग घूमता है कई बार। तो इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसे ही बैठ बैठ करके बनाना, रिवाइज करना, इस टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, इस टाइप के प्रैक्टिस करके जाना है। हाँ, आगे चलो। Yes, sir. Particularly for gamma shielding, it is worth noting that the secondary photons that have been scattered from within shielding material itself may lead to attenuated primary beam and thus lead to higher than expected dose rates at point outside the barrier। ये क्या मतलब बोल रहे हैं? देखो, पर्टिकुलरली स्पेशली किसके लिए बोल रहे हैं? गामा शील्डिंग के लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि सेकेंडरी फोटोन जो है, secondary photon that have been scattered from within the shielding material, shielding material से जो secondary photon scatter होकर के निकल रहे हैं, राइट, ये क्या करेंगे? that itself may add to attenuated primary beam। मतलब हाँ, वो उसके साथ जुड़ के बाहर निकलते हैं। हाँ, ऐसे कर those comes from the original photons that have penetrated the shielding material without interacting। ठीक है। और magnitude of build up factors vary widely ranging from a minimum of 1 to a very large value depending on the source and shield characteristics। मतलब सोर्स कितनी एक्टिविटी है, कैसा सोर्स है, किस टाइप के एमिशन है उसके अंदर, राइट, कितनी कौन कौन सी एनर्जी उससे निकल रही है, डीके कैरेक्टरिस्टिक्स में तो अलग अलग एनर्जी निकल रही है ना, राइट। और सील्डिंग मटेरियल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बिल्डअप फैक्टर कितना है। Ma'am. कंक्रीट के लिए अलग होगा, वाटर के लिए अलग होगा, और ईंट जो ब्रिक जो आप यूज करते हैं उसके लिए अलग होगा। सही है। एंड सो if aforementioned narrow beam formula for exponentially attenuated photons is modified। अब कैसे मॉडिफाइड? यदि मान लो कि आपको रियल प्रैक्टिकल लाइफ की बात, वहां तो नैरो Narrow beam के कोलिनेटेड बीम के लिए था वो इक्वेशन, Yes, sir. d इज इक्वल टू डी जीरो ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। लेकिन यदि बिल्डअप फैक्टर होगा तो यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है, तब जाकर के आपको करेक्ट आएगा। तो इसीलिए बी का जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसीलिए तो डोज रेट बाहर ज्यादा आ जाएगा। समझ में आया? तो आपको ना समझाने के लिए ना बहुत सारी चीजें बताना होता है कि जैसे बिल्डअप फार्मूला के लिए किसी को बहुत ज्यादा नहीं बात करना, तो यहाँ से शुरू करना है कि बिल्डअप फैक्टर होगा तो ये इक्वेशन हो जाता है। उसके जगह आप ऐसे बोल सकते हो ना कि नैरो बीम के लिए ये होता है, और यदि ब्रॉड बीम होगा तो ये इक्वेशन बन जाता है। यहाँ पे बिल्डअप फैक्टर है, बिल्डअप फैक्टर जितना ज्यादा होगा तो डोज रेट मुझे बाहर आएगा। इतना ही एक्सप्लेन करना है, मैथमेटिकली उसको दिखाओगे उसको समझ में आ जाएगा। बच्चे ने कहीं से पढ़ा तो है। यहाँ पे ना ये सारी चीजें समझना। न्यूट्रॉन नया कॉन्सेप्ट आएगा अभी। ओके, न्यूट्रॉन शील्डिंग इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द वेरी वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जी जनरली इनकाउंटर्ड। न्यूट्रॉन जो है ना, न्यूट्रॉन की शील्डिंग करते वक्त ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, क्योंकि थर्मल न्यूट्रॉन की एनर्जी अलग है, फास्ट न्यूट्रॉन की एनर्जी अलग है। तो मतलब के बी से शुरू होकर के एम बी तक जाता है, तो हर एनर्जी का न्यूट्रॉन अवेलेबल होता है। तो गामा में क्या है, आपको पता है कि टेक्नीशियन के लिए मुझे सील्ड करना है तो 140 का सील्ड करना है। एक्सरे में भी आपको रफली पता है कि मैक्सिमम एनर्जी मुझे यहाँ तक जानी है, उसमें भी वैलिड होता है। लेकिन वो एक स्पेक्ट्रम है ना, बहुत सारा हमें पता होता है कि भाई ये जो कम वाला जो है वैसे ही ऑब्जॉर्व हो जाएगा फर्स्ट फर्स्ट 1-2 लेयर्स पे जा करके, और मैक्सिमम वाला होगा वही तो पेनिट्रेट करेगा, राइट। तो उसका हमें देखना होता है मैक्सिमम का। यहाँ पे एनर्जी का रेंज अलग अलग होएगा, अलग अलग फोटोन्स भी, मतलब अलग अलग न्यूट्रॉन्स भी निकलेंगे, करेक्ट। दिस मीन्स दैट एनी shielding equipment has to take account of a number of different energy related reactions। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन जब रिएक्ट करता है तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? न्यूट्रॉन रिएक्ट करेगा तो किसके साथ रिएक्शन होगा न्यूट्रॉन का? न्यूक्लियस के साथ होगा। न्यूक्लियस जहां के उसका भाई बहन होगा वहीं लड़ेगा ना, सबसे ज्यादा भाई बहन में लड़ाई होती है ना, है?
सिमिलर ग्रुपिंग्स में। जी। सो न्यूट्रॉन जब भी रिएक्ट करेगा, कहाँ से रिएक्शन होगा, न्यूक्लियस के साथ होगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही होएगा न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सो एनर्जी रिलेटेड रिएक्शन जो है वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच जो रिएक्शन जो है वो एक है, पहला इलास्टिक स्कैटरिंग, इन विच न्यूट्रॉन कोलाइड्स विथ टारगेट न्यूक्लियस, क्या करते हैं, टारगेट न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करता है एंड बाउंसेस ऑफ इन ए मैनर सिमिलर टू द कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स। सही है। हुँ? क्या बोला इसने कि न्यूक्लियस के साथ हाँ कोलाइड करेगा और वो क्या बाउंस करेगा, बैक करेगा। हाँ वो ऐसे जैसे मान लो कि बिलियार्ड का बॉल ऐसे करके मारा अपना, टक इससे हिट करेगा, वापस आ जाएगा, राइट, ओके, बाउंस बैक्स, जैसे कंचे वाली गोली खेलते हैं ना, टक मारा आपने, वो इधर वापस आ जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज कॉल्ड इलास्टिक स्कैटरिंग, राइट। तो एक तो इलास्टिक स्कैटरिंग होती है न्यूट्रॉन के साथ, और न्यूट्रॉन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया कि साइक्लोट्रॉन आने से बीच में याद रख लीजिएगा। तो एक तो वहां पे जरूरत पड़ेगी आपको, और दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शंस में जितने अच्छे से न्यूट्रॉन को समझोगे ना, वो बाकी न्यूक्लियर रिएक्शन, प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप, वो सारी चीजों की क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। ओके, सो ये क्या है, इलास्टिक स्कैटरिंग। ड्यूरिंग द कोलिजन न्यूट्रॉन लूजेस सम ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी, पूरा नहीं लूज करता, सम ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज ट्रांसफर टू द टारगेट न्यूक्लियस। जो लूज कर रहा है वही एनर्जी उसको ट्रांसफर कर रहा है। ऑल ऑफ दिस ट्रांसफर एनर्जी अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। मतलब जो एनर्जी उसने दी, बाउंस बैक तो हुआ, जितनी एनर्जी लूज करी वो एनर्जी टारगेट न्यूक्लियस को गई, और टारगेट न्यूक्लियस मूव करेगा। ओके, यदि मान लो कि उसको मूव करने लायक होगा तो मूव करेगा, नहीं मूव करा पाएगा तो नहीं करा पाएगा, लेकिन वो एनर्जी टारगेट न्यूक्लियस के मूव करने में ही यूज होने वाली है। सही है, सम ऑफ इट्स मतलब सिर्फ पूरी एनर्जी नहीं ट्रांसफर पूरा नहीं दे रहा, पूरी की पूरी एनर्जी नहीं देगा, कुछ दिया वापस आ गया। तो जो एनर्जी लिया टारगेट न्यूक्लियस ने, उस टारगेट न्यूक्लियस जो उस एनर्जी से मूव करेगा। सही है। लाइट एलिमेंट्स, आप देखो यहाँ पे, लाइट एलिमेंट्स आर बेस्ट फॉर स्लोइंग डाउन न्यूट्रॉन्स बाय इलास्टिक स्कैटरर। याद रखिएगा, तो स्लो डाउन करने के लिए किसी को, न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए ये बेस्ट तरीका है, राइट। क्या बोला, बाउंस, तो वो अपना स्लो तो होगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा तो ऐसे भी स्लो हो जाएगा, राइट ना। तो ये बोल रहे हैं लाइट एलिमेंट जो है, लाइट एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर कम है, उन एटॉमिक नंबर का यूज किया जाता है, मटेरियल का यूज किया जाता है न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए। और यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि सील्डिंग मटेरियल जो साइक्लोट्रॉन में होता है वहां पे बोरान ये सारी चीजें क्यों होती है, इसका आंसर ये है, न्यूट्रॉन को स्लो डाउन यस। ये देखो, सो मटेरियल विथ हाई हाइड्रोजन कंटेंट, हाइड्रोजन जहाँ कंटेंट ज्यादा होगा, तो हाइड्रोजन तो लाइट एलिमेंट है, करेक्ट, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन का कंटेंट ज्यादा होगा वो मटेरियल न्यूट्रॉन को सबसे ज्यादा स्लो कर देगा। मैंने समझी पूछो सर। पूछो, देखो। सर वाई लो, जो आप ये सर जो ये लो जो क्या हाँ, कह रहे हैं, लो एटॉमिक हाँ नंबर के लो मटेरियल एटॉमिक जो नंबर के लाइट एलिमेंट्स लाइट एलिमेंट्स जो है, हाँ, तो वो क्योंकि उनके लिए न्यूट्रॉन का क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होता है, आपको यही लाइट तो एलिमेंट्स के लिए, हाँ, ओके, वो सबसे ज्यादा उसका इंटरेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, हाँ समझिए, लाइट आपको एलिमेंट्स इतना ही के लिए, आंसर करना है, हाँ, और याद भी रखना है, इससे ज्यादा झंझट में लफड़े में पढ़ना नहीं, अच्छा हाँ सर, क्योंकि ज्यादा लफड़े में पढ़ोगे तो वो ज्यादा पूछेगा। मतलब व्हाई नॉट हाई सर, हाई एलिमेंट्स क्यों नहीं, जो हाँ, हाई एटॉमिक बस एलिमेंट्स है वो क्यों उसके लिए क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, बस एक ही लाइन बोलो कि लाइट एलिमेंट का के साथ इंटरेक्ट होने की न्यूट्रॉन की, उसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है,
और इसीलिए लाइट एलिमेंट को हम लोग यूज कर रहे हैं। ये लिखा है ना, लाइट एलिमेंट आर बेस्ट फॉर स्लोइंग डाउन न्यूट्रॉन्स बाय इलास्टिक स्कैटरर, मतलब इसी प्रोसेस से वो स्लो करता है, उसके अंदर इलास्टिक स्कैटरिंग ही होती है। करेक्ट। इस प्रोसेस में हाँ, स्लो डाउन करने के लाइट एलिमेंट के साथ इलास्टिक स्कैटरिंग ही हो रही है ना, ज्यादा लिखा है, क्लियर कर दे, पूछो ना। And so material with high hydrogen content such as paraffin, water, concrete are used to shield as a shielding material for neutron। ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये क्यों मिलाते हैं वहां पे, लेड क्यों नहीं यूज कर लेते, समझ गए। हाई, हाँ, या पूछेगा कि न्यूट्रॉन की शील्डिंग के लिए किस टाइप का आपको एलिमेंट चाहिए, तो बोलोगे लाइट एलिमेंट चाहिए, क्योंकि इलास्टिक स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी उससे बढ़ जाती है। तो जिसमें भी हाइड्रोजन कंटेंट ज्यादा होगा हम उस टाइप का मटेरियल यूज करेंगे न्यूट्रॉन को शील्ड करने। सर शील्डेड साइक्लोट्रॉन होता है उसमें जो उसमें ये सब चीज होता है, मिक्स होता है। उसमें सर लेड भी तो होता है वो बहुत कम, ये सबसे ज्यादा होएगा न्यूट्रॉन जहां पर वो भी जो होगा ज्यादा। शील्ड खुलती है जो नीचे हाँ, तो उसमें बहुत सारी मटेरियल्स मिक्स्ड हैं, उसका उसमें वो शील्डिंग लेड नहीं है सर सिर्फ नहीं। आपको आप मैं लिस्ट दूंगा तुमको, उसमें क्या क्या मटेरियल है, वो पूरा का पूरा मेरे पास है सारा। ओके, हाँ पूछिए ना। मतलब ये जो लाइट एलिमेंट सर जो हिट करेगा, मतलब जो मेरे दिमाग में से पोर्ट्रे बन रहा है, जैसे न्यूट्रॉन निकला सर, ठीक है, तो जब वो इंटरेक्ट करेगा तो वो अपनी एनर्जी को लूज करता है, जैसे हम लोग वॉल पे दीवार मतलब हाँ हाँ, वॉल वाल पे पे दीवार मारती है, ठीक है। चल चल बोल ना, सही है, सर सही है। वॉल पे सर हाँ, दीवार पे वाल पे जब दीवार बॉल मार दी मारते हैं है। ना मार ही रही हो तुम वाल पे दीवार, चल चल तो बोलो बोलो, अरे तो मजाक हो सर गया। तो सर मतलब जब वो बाउंस बैक होके आती है ना, हाँ तो सर देख मतलब कभी कभी आधे रास्ते में ही रह जाती है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी हाँ थोड़ी लूज कर देती है, हाँ दीवार में फोर्स लगाती है ना। हाँ तो सर ऐसे ही यहाँ पे अगर सर लाइट एलिमेंट होगा तो सर वो उसको पीछे करने के लिए कुछ भी, मतलब ऐसा मेरे हाँ दिमाग में आ रहा है हाँ। तो वो अपनी ज्यादा एनर्जी लूज करेगा। कौन? ऐसा न्यूट्रॉन हाँ है ना, हाँ ऐसे ही तो होगा सर, तो वो बाउंड मतलब ज्यादा दूर तक फिर ट्रैवल ही नहीं करेगा, क्योंकि अपनी एनर्जी तो वो लूज कर दी ना उसने हाँ, इंटरेक्शन में, वही देखो है ना आप, ऐसा। हाँ ठीक बात है। अब देखो आप ऐसे समझो, न्यूट्रॉन जो है इधर से चल रहा है, राइट, ये आपका इंटरेक्टिंग मटेरियल है जिसमें हाइड्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा है, राइट। एक हाइड्रोजन एलिमेंट मिला, उसके साथ बिलियार्ड बॉल की तरह उसने ये किया, राइट। अब इसको हिट किया तो कुछ एनर्जी जो होगी वो हाइड्रोजन को दे दिया, हाइड्रोजन न्यूक्लियस को दे दिया, राइट। अब ये पीछे बाउंस बैक हुआ, अब पीछे बाउंस बैक जो होएगा तो किसी और हाइड्रोजन एटम से भी तो टकरा सकता है, फिर इधर चलेगा। तो इस डायरेक्शन में जो जा रहा था जितने फोर्स से, तो वो उतने फोर्स से तो इधर जा नहीं पाएगा, स्लो हो गया, स्लो हो गया, उसकी स्पीड स्लो कर दिया आपने, बस और क्या। और सर हाई मटेरियल के केस में क्या होता है, ये तो हमारा लो मटेरियल ये तो हो गया ना, यहाँ तक सही है ना, बस आगे अब आगे चलते हैं, फिर आएगा तो देखेंगे, यहाँ तक ठीक है ना। गुड, यस मैम, आगे चलो। गुड। इनएलास्टिक स्कैटरर, राइट, इसमें क्या होता है, इन विच इनकमिंग न्यूट्रॉन्स जो है impart some of their energy to the scattering material and excite the target nucleus। there is a difference। वहां पे क्या था कि उसने एनर्जी, अपनी एनर्जी कम दी थी, वापस बाउंस बैक हो गया, और जो एनर्जी थी उससे टारगेट न्यूक्लियस मूव कर गया। इन इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या है, इनकमिंग एनर्जी जो है ये भी अपनी एनर्जी दे रहा है, सम ऑफ देयर एनर्जी, ये नहीं बोल रहा है कि कम दे रहा है ज्यादा, दोनों में सम ऑफ कुछ ना कुछ दे ही रहा था, राइट। लेकिन यहाँ पे जितनी एनर्जी वो दे रहा है स्कैटरिंग मटेरियल को, जो न्यूक्लियस, जो टारगेट न्यूक्लियाई जो, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, डिफरेंस है। मूव करने की बात नहीं करता, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, मतलब एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर किया है बेसिकली। जैसे इसने बोला था ना क्या कि वो अपनी पूरी एनर्जी दे दिया, तो हो सकता है कि 75% 80% अपनी एनर्जी दे दिया हो, करेक्ट, समझ गए। ओके, सो उस केस में जो टारगेट न्यूक्लियर, दीज टारगेट न्यूक्लियर यूजुअली इमिट गामा रेडिएशन लेटर। अब देखो, अब हुआ गड़बड़ ना, अब लेड होता तो
ज्यादा होता तो एब्जॉर्ब तो करता, लेकिन गामा रेडिएशन में तो देगा। जब टारगेट न्यूक्लियाई जब भी हायर स्टेट में जाए, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यदि डी एक्साइट होएगा तो गामा इमिट करेगा। तो आप तो एक शील्डिंग करने चले थे और दूसरा ऐसा लगा दिया कि बाहर फिर से एक रेडिएशन दे रहा है। नहीं, ऐसी चीजों को लेकर के आया है, एक से बचने के लिए दूसरा भी वैसा ही निकला। नहीं, something like this. So you don't need that part, isn't it? Correct, something like this. So इसमें क्या है, यही है ना, ओके सही है। Later they returned to the ground. The inelastic scatter process is the most important with heavy nuclei. अब समझ में आ गया क्यों हेवी वाले से नहीं करना है। देखा, मैं बोला ना, एक एक आगे बढ़ने दो ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तुमको मजा आएगा यहाँ पढ़ के। शायद इतना मौका तो नहीं मिलता डिस्कस करने में। थैंक्स, शुक्रिया। ओके, थर्ड मैं भी पढ़ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, ये नहीं सोच सर रहे। हम नया पढ़ रहे हैं ना, हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट रिवाइज करते हैं। आप सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं सर। ये तो बात सही है। नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। नहीं सर, आप बहुत सारी चीजें देखते होंगे तब इतना लेके आते होंगे उसका क्रीम सारे का। ये तो सही है। हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था। गुड, चलो आगे बढ़े। थर्ड थर्ड तो दो देखा, एक लाइट एलिमेंट के साथ इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही थी। हेवी न्यूक्लियाई जब होता था तो वहां पे इन इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही थी। थर्ड कंडीशन क्या है, न्यूट्रॉन के इंटरेक्शंस के तीन चीजें हैं। थर्ड जो है न्यूट्रॉन कैप्चर होता है। अब क्या करेगा, न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस ही कैप्चर कर लेगा। बस देखो ये, आप समझ गए। ओके, yes, अब something like that are of many kind. Neutron capture reactions are of many kind. In these reactions, neutrons are captured by nuclei, which then de-excite by emitting another particle or photon. वो de-excitations में फोटोन भी निकाल सकता है या कोई अदर पार्टिकल भी निकल सकता है, या न्यूट्रॉन ही निकल जाए या प्रोटॉन भी निकल जाए न्यूक्लियस से, गामा निकल जाए। ओके, कुछ भी हो। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन ये है, और ये रिएक्शन गठरी बांध करके याद कर लेना प्लीज, बाकी चीज याद हो या ना हो, 10 बार लिखना, 20 बार लिखना बट याद जरूर करना। ठीक है, क्या है, बोरन 10 पे जब न्यूट्रॉन फॉल हुएगा तो लिथियम तो बनेगा, ट्रांसफॉर्म होएगा बोरन लिथियम में और निकलेगा अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल से क्या डिटेक्शन करके हम बता सकते हैं कि कितना न्यूट्रॉन था। अल्फा पार्टिकल आयोनाइज करेगा ना रेडिएशन डिटेक्टर में, तो कितना आयोनाइजेशन प्रोड्यूस किया, यदि मैं कैलिब्रेट कर दूं तो बता सकता हूं कि कितना न्यूट्रॉन का सोर्स पड़ा था। समझ गए, यही डिटेक्टर में यूज होता है, न्यूट्रॉन डिटेक्टर को, न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए। इसलिए बोला है गठरी बांध करके याद कर लेना इसको। ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन फ्रॉम ए शील्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जो अभी तो शील्डिंग की बात कर रहे हैं, शील्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू lies in the fact that, right, the emitted alpha particle is very easily absorbed. फायदा हो गया, बोरन यदि हमने मिलाया है तो न्यूट्रॉन ने पूरा न्यूट्रॉन की एनर्जी इसने कैप्चर करके बना निकाला क्या, लिथियम प्लस अल्फा। अल्फा तो लिथियम ही रहे, अल्फा पार्टिकल जो थे उसका क्या किया, वो रेडिएशन एक्सटर्नल हजार्ड उसका है नहीं, तो वो उधर का उधर ही रह जाएगा। तो मजा आ गया ना, उनको तो हमें तो शील्ड ही तो करना था न्यूट्रॉन, उसके इफेक्ट को ही तो कम करना था ना, तो कर दिया। सही है ना। Thus, the incorporation of boron 10 in shields means that the thermal neutrons are absorbed and the resulting alpha particle cause no further radiation shielding problem, no further shielding problem. So, जब भी जो बनेगा न्यूट्रॉन शील्डिंग के लिए क्या क्या मिला होगी,
हाइड्रोजन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, बोरन भी थोड़ा मिला दो, पैराफिन मिला दो, ऐसा ऐसा करके, समझ गए? आप कंक्रीट मिला दो, देखा? तो मास्टर हो गई अब तो साइक्लोट्रॉन सील्डिंग के। प्रवीण से लगा देंगे। ये सब बिगड़ जाएंगे आज कुछ से। वो थोड़ा उनको लगता है वो ठीक है। वो सबके सामने बुला के उन्होंने ऐसे बोल दिया होगा, इंसल्टिंग तो उनका नेचर ही है। हाँ सर, उनका नेचर ही है इंसल्टिंग। वो मतलब उनका ये रहता है। उन्होंने उन्होंने तो मास्टर शास्त्र सब कर रखा है इसमें। तो क्या सबके पास ही करना है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने वायरल नहीं करना। हाँ, वही ये ध्यान रखना बस। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द मोस्ट कॉमन न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शंस लीड्स टू द इमिशन ऑफ पेनिट्रेटिंग गामा रेडिएशंस, राइट? क्या बोला? अनफॉर्चुनेटली मोस्ट कॉमन न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शंस जो है इट लीड्स टू इमिशन ऑफ पेनिट्रेटिंग गामा रेडिएशंस। फॉर एग्जांपल एक कैडमियम 113 का, ओके। सो कैडमियम 113 पे जब न्यूट्रॉन फॉल होएगा तो वो गामा रेडिएशन इमिट करेगा और कैडमियम 114 बन जाएगा। कैडमियम जो है ट्रांसफॉर्म किसमें होएगा? कैडमियम 114 और ये इमिट क्या करेगा? गामा। एक्सेप्शन है सर। नहीं, एक नॉट एक्सेप्शंस नहीं है एग्जाम्पल दिया है। अच्छा। मोस्ट कॉमन अच्छा, मतलब most- अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता ही ऐसा है, भी होता है ऐसा सर। ही होता है, हाँ। ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा ही होता है नहीं, कि न्यूट्रॉन कैप्चर होएगा तो गामा ज्यादा निकलता है, गामा निकलता है। उसका एक और सर एग्जांपल अल्फा वाला वो प्रोबेबिलिटी बोरन कम रहती बोरन है। बोरन का एक सिर्फ वो property- सिंगल है। हाँ, बोरन बोरन 10 जो है वो उसके लिए क्रॉस सेक्शन बहुत अच्छा है और वो उस बोरन 10 के साथ जब रिएक्ट करता है तो बोरन लिथियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अल्फा निकलता अल्फा है। निकलता ये है। और सर वो भी सिंगल बोरन भी तो लाइट एलिमेंट में ही है, 5 10 ही तो है। हाँ, मतलब एटॉमिक नंबर 5 5 है तो लाइट एलिमेंट ही है। तो ज्यादा है ना, हाँ, कैडमियम ज्यादा आ गया ना, तो वही तो बोला ना कि बाकी तो गामा आएगा ही, right? Captured gamma radiation is usually a limitation in shield design, and a material of high atomic number is often incorporated to absorb capture gamma radiation. अब क्या है, यदि गामा निकल रहा है वहां पे, जब न्यूट्रॉन शील्डिंग के लिए भी जो बनाया है और ऐसा जगह के लिए बनाया जहाँ पे कैडमियम भी आ रहा है, राइट? जहाँ पे इलास्टिक स्कैटर and neutron capture by incorporating boron into the material with a high hydrogen content, for example boronated polyethylene। मतलब बेसिकली वो बोल रहे हैं कि यदि आपका जहाँ पे प्रोडक्शन जो हो रहा है स्लो और इंटरमीडिएट टाइप के न्यूट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इस टाइप का मटेरियल का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। और साइक्लोट्रॉन में हाइड्रोजनेटेड बोरन ये सब ही ज़्यादा होता है, परसेंटेज, हाँ परसेंटेज इसका ज़्यादा होता है। फास्ट न्यूट्रॉन्स को, यदि फास्ट न्यूट्रॉन है तो पहले उसको थर्मलाइज करना पड़ेगा, मतलब उसकी एनर्जी को रिड्यूस करना पड़ेगा, स्लो डाउन करना पड़ेगा इलास्टिक स्कैटरर यूज करके, लिखा ना? तो न्यूक्लियर fission reactors are the source of large fluxes of neutrons. However, there are simpler methods for producing relatively small neutron sources. लेकिन फिर भी आप small neutron sources भी produce कर सकते हो। The most commonly used depends on the reaction। क्या? बेरिलियम। देखो, बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल से, यदि अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करोगे बेरिलियम को, रेडियो न्यूक्लियाइड्स, यूजुअली अमरेशियम, राइट? तो अमरेशियम से क्या करेंगे, बेरिलियम को मिक्स कर देते हैं इन ए सील्ड कैप्सूल और वहां से न्यूट्रॉन निकलता है, ठीक है? फॉर अमेरिशियम बेरिलियम सोर्सेज द सोर्स स्ट्रेंथ इज अबाउट 70 न्यूट्रॉन्स पर सेकेंड पर मेगा बेकोरेल ऑफ अमेरिशियम 241। ये है रफली आइडिया। The spectrum of अब चलो आगे बढ़ो। The spectrum of neutrons emitted from a alpha beryllium source is not mono energetic। क्या मतलब? एक एनर्जी का नहीं होगा, राइट? एक ही एनर्जी का नहीं होगा, बट इज हाईली पिक्ड एट एनर्जीज बिटवीन 3 to 6 MeV। In other words, these neutron sources produce mainly fast neutrons। सही है, गुड।
Another reaction used to produce neutrons is the photoneutron process, राइट। देखो पहला क्या था, फ्यूजन रिएक्टर से बहुत ज्यादा मिलेगा, उसके बाद क्या करेंगे, बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड कर देंगे। तो उसको बम्बार्ड करने के लिए क्या करेंगे, बेरिलियम में अमरेशियम 241 अल्फा इमीटर है, उसको मिक्स करके रख लेंगे 70 न्यूट्रॉन्स पर सेकेंड वो पर per सेकंड second पर megabecquerel Joule of of americium 2. which utilizes gamma in reactions. The most common type of photoneutron source consists of a mixture of equal volume of antimony and beryllium, right? In which high energy gamma rays from antimony, the Sb124, interact with beryllium nuclei, causing ejection of neutrons. ऐसा इलेक्ट्रॉन ही दिमाग के साथ। अच्छा, it is worth noting that the neutrons produced by gamma in reactions or process for most practical purposes are monoenergetic। दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट हुआ, एक दूसरा सोर्स क्या बताया इसने कि एंटीमनी को बेरिलियम न्यूक्लियाई से रिएक्ट कराना है। एंटीमनी जो है वो गामा इमिटर है, वो बेरिलियम से इंटरेक्ट करेगा और तब जाके न्यूट्रॉन जो होगा वो इंसेक्ट होएगा यहाँ पे, करेक्ट, ठीक है जी। और दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि इससे जो न्यूट्रॉन जो निकल रहा है वो मोनो एनर्जेटिक है। एट अनदर सोर्स, उसके बाद क्या क्या, एट अनदर सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन बी from radioisotopes that undergo spontaneous fission, right? Such as californium CF252, where each fission event typically results in the emission of 2 to 4 neutrons with energy spectrum similar to that from a nuclear fusion reactor and average neutron energy of approximately 2 mega electron volt. ओके, क्या बोला दूसरा, कहाँ से मिल रहा है हमें, कैलिफोर्नियम से, जो स्पॉन्टेनियस फ्यूजन होता है, राइट। और वहां से मुझे क्या मिलते हैं, चार न्यूट्रॉन, टू टू फोर न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, और जिनका एनर्जी स्पेक्ट्रम इट इज सिमिलर टू द क्या बोला, टू फॉर्म ए सिमिलर टू दैट फ्रॉम ए न्यूक्लियर रिएक्टर विथ एन एवरेज। अच्छा, जो मतलब बोल रहा है कि जो इसका एनर्जी स्पेक्ट्रम जो होता है, जो कैलिफोर्नियम से जो मिल रहा है, वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो न्यूट्रॉन्स जो निकलते हैं पीएमएमई के, जैसा उनका एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है, उसी के एनर्जी स्पेक्ट्रम से मिलता जुलता होता है। ये तो बस, अब न्यूट्रॉन सोर्स का यदि फ्लक्स कैलकुलेट, अब मान लो कि न्यूट्रॉन का डोसिमेट, न्यूट्रॉन से रेडिएशन प्रोटेक्शन कर रहे हैं ना, तो न्यूट्रॉन का फ्लक्स इधर है, तो कितना दूर उसका जो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तब तो जाकर के डोज और डोज रेट कैलकुलेशन होएगा। तो जैसा पॉइंट सोर्स उसका था, वही पॉइंट सोर्स वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर भी यूज करेंगे। तो फ्लक्स निकालने के लिए Q डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, स्फेरिकल मान करके करेंगे। Calculate neutron dose rate at 1 meter from 0.1 टेराबेक्यूरेल अमरेशियम बेरिलियम सोर्स। इसमें लिखा है कि 1 टेराबेक्यूरेल ऑफ अमरेशियम बेरिलियम emit 7 into 10 to the power 7 neutrons per second. Assume that 10 to the power 4 neutron per meter square per second is equivalent to 1 microsievert per hour। ठीक है, उसने क्वेश्चन पूछा है कि 1 मीटर पे इतना का सोर्स दिया हुआ है, तो आप ये कैलकुलेट करके बताइए कि न्यूट्रॉन का डोज रेट कितना होगा। समझ गए, न्यूट्रॉन का सोर्स वो 0.1 टेराबेक्यूरेल का है, करेक्ट, समझ गए। तो वो पूछा है कि 1 मीटर पे कितना डोज रेट आएगा। तो कैसे करेंगे, पहले सरफेस एरिया देखेंगे, राइट। तो सरफेस एरिया चाहिए मुझे पाई 4 पाई आर स्क्वायर, 1 मीटर का 1 मीटर पे पहले हमने ये निकाल दिया, ठीक है। दूसरा, ये जितना टेराबेक्यूरेल जो है ये कितना इमिट करेगा, क्यू, वो मिलेगा मुझे, चार्ज, राइट। तो 0.1
और ये 7 × 10⁻⁷, क्योंकि ये दे रहा है कि 1 टेराबेक्यूरेल जो है कितना न्यूट्रॉन इमिट करता है। तो 0.1 तो पता चल गया कि इतने जो हम करेगा, फ्लक्स तो फ्लक्स ले लेंगे सरफेस पे, तो ये बन गया डिवाइडेड बाई दिस 4πr² वाला, करेक्ट। इससे इसको डिवाइड कर दिया, Flux तो आ Q गया। डिवाइडेड बाई 4πr², हमने Q तो निकाल दिया, Q मिल गया, तो डोज रेट भी मिल जाएगा। इसी को अब क्या करना है, यही जो फ्लक्स जो बना हमारा, इसको मुझे माइक्रोसीवर्ट पर आवर में इस Change कर रिलेशनशिप लेना। को यूज करते हुए Change कर कन्वर्ट कर लेना। लेना है। बस कर लोगे, देख करके कर लेना है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। चलो आगे। अब कैसे कंट्रोल करते हैं, देखो पर्सनल डोज कंट्रोल। देखो अब आपने देख लिया सारी चीज, सारे स्पेक्ट्रम देख लिया, टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग, अल्फा, बीटा, गामा, न्यूट्रॉन, सब कुछ ओके। ये तो देखो, ये तो यूनाइटेड किंगडम की बात है, लेकिन ये हर जगह ऐसा ही है, राइट। सो रूटीन कंट्रोल ऑफ पर्सनल डोज जो है इज बेस्ड ऑन ए सिस्टम ऑफ एरिया क्लासिफिकेशन, एक, राइट। एरिया को जिस डिपार्टमेंट पे काम करते हैं वहाँ पे एरिया को क्लासिफाई कर देते हैं बेसिकली, कि यहाँ पे इतना डोज रेट है, यहाँ काम करोगे तो इतना डोज रेट होगा, यहाँ काम करोगे तो इतना डोज रेट होगा। जैसे पेट वाले को ज़्यादा लगेगा, वो आइडिया है लोगों को एक तरह से। रेडियो फार्मेसी में काम करोगे, साइक्लोट्रॉन में काम करोगे, वहाँ के काम कर रहे हो, तो किस एरिया में कितना डोज लगेगा, डोज का क्लासिफिकेशन कर देते हैं ताकि लोगों को पता हो, राइट, कि मुझे वहाँ पे जाना है तो कितना देर काम करना है, अलाउ करना है, किसी को नहीं करना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करी जाती है। वैसे करके उसके डोज को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरियस सिस्टम्स एंड टर्मिनोलॉजी आर इन यूज, बहुत सारे यूज में है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू सेग्रीगेट एरियाज अकॉर्डिंग टू रेडियोलॉजिकल हजार्ड, समझिए। इन एरियाज वेयर द एक्सपोजर इज अनलाइकली, याद रखिएगा, ये डिफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। क्या बोल रहे हैं, इन एरिया इन विच, सॉरी आगे सोचता हूँ कहाँ से कहाँ आ गया, अरे इतना आगे बढ़ गया, ऐसा क्या कर दिया मैंने, और देख कहाँ रहा था मैं, ओके सॉरी, ये उधर देख रहा था मैं, ये खट 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 कोई बोल रहा था। अभी भी पकड़ के रखा है छोड़ दो बच्चा होगा कोई, छोड़ दो। सब बच्चा नहीं है, आंटी है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। इन ठीक है, इन एरियाज where the exposure is unlikely to exceed 1/10 of occupational effective dose limit, कितना है 20 है हमारा, 20 का 1/10 2 मिलीसीवर्ट हो गया। तो यदि मान लो कि 2 मिलीसीवर्ट से ऊपर यदि कम डोज है किसी भी एरिया में, तो उसको का नो स्पेशल अरेंजमेंट्स आर नेसेसरी। स्पेशल अरेंजमेंट से बोले सर, तो शील्डिंग और ये सब, या फिर पर्सनल स्पेशल, हाँ वो भी मान सकते हो तुम, कि मतलब उसको कंट्रोल करने, जैसे मान लो कि इस एरिया में एक्सपोजर रेट जो है 2 मिलीसीवर्ट पर ईयर से ज़्यादा नहीं है, तो किसी का आना जाना रोकने की ज़रूरत नहीं है, उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। तुम यदि बीआरसी विजिट पे कभी चाहो और रिएक्टर ऐसे जनरल विजिट पे भी जाओ ना, तो तुमको पर्सनल डोसीमीटर देते हैं, पता है तुमको, या टीएलडी देंगे अलग से जी। उतना देर तक लगाना होगा और वापस जाकर सब एंट्री होती है, और वापस जब आओगे तो टीएलडी वहाँ डाल देंगे, और फिर आपका नाम पता सब कुछ लिखा रहता है उनके पास, और डोज रिकॉर्ड रहता है। रिएक्टर देखने भी चाहोगे तो हाँ, हम लोग हैं, कोई भी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, जो लोग कुछ उधर जानते हो तो दिखा देते हैं, समझिए। तो ऐसा है, मतलब स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब यही है,
करेक्ट। यदि 2 मिलीसीवर्ट पर ईयर से ज्यादा यदि एक्सीड हो गया तभी सोचने की बात जरूरत है, राइट। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा, वेयर वर्कर्स कुड बी एक्सपोज टू ए डोज ग्रेटर देन दिस, यदि 2 मिलीसीवर्ट पर ईयर से ज्यादा यदि लग रहा है, बट विच इज अनलाइकली टू एक्सीड 3/10 ऑफ द डोज लिमिट। 3/10 6 मिलीसीवर्ट पर ईयर से। क्या बोला इसने कि 2 मिलीसीवर्ट पर ईयर से ज्यादा तो हो सकता है, बट 6 मिलीसीवर्ट से ज्यादा ज्यादा नहीं नहीं हो होगा। 6 मिलीसीवर्ट पर ईयर से ज्यादा नहीं होगा। तो उस एरिया को क्या क्लासिफाई किया गया? सुपरवाइज्ड एरिया। मतलब जाओ लेकिन किसी के सुपरविजन में, मतलब इधर उधर बहुत ज्यादा का मतलब कोई आदमी होगा। कंट्रोल्ड एरिया में भी फर्दर डिमार्केशन की जरूरत है टू अवॉइड ओवर एक्सपोजर। जैसे कोई जनरेटर हाथ से तो उठा के लूट करने लगे, कोई घुस जाए उधर, साइक्लोट्रॉन चल रहा है उस अंदर घुस जाए, जो है उसके लिए टर्म क्या है? रेस्ट्रिक्टेड एरियाज बनाते हैं, राइट। कि इस यहाँ तो नहीं जाना है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री आते हैं ना लिखा हुआ। ओके, एरियाज इन विच एक्सपोजर कुड एक्सीड 3/10 ऑफ द डोज लिमिट्स आर, और वो तो ऑलरेडी देख चुके हैं, कंट्रोल्ड एरियाज। दूसरा, टिपिकल क्लासिफिकेशन ऐसा भी होता है, नॉन डेजिग्नेटेड एरिया, राइट। कुछ ऐसे भी हैं, सुपरवाइज्ड एरिया, वो वही वाला 3 मिलीसीवर्ट से ज्यादा, अलग अलग मतलब डिफिनीशंस जो हैं वो बने हुए हैं। ओके, तो देख लेते हैं। नॉन डेजिग्नेटेड एरिया इन विच द टाइम एवरेज डोज रेट जो है वो कितना, डज नॉट एक्सीड 1 माइक्रोसीवर्ट पर आवर, राइट। क्या है? नॉन डेजिग्नेटेड एरिया, मतलब वहां पे 1 माइक्रोसीवर्ट पर आवर से डोज रेट नहीं ज्यादा जा रहा है, तो वहां जिसकी मर्जी जाओ। पर्सनल्स कैन वर्क 40 आवर्स ए वीक 50 वीक्स पर ईयर विदाउट एक्सीडिंग 2 मिलीसीवर्ट पर आवर। मतलब वही वाला जो 2 मिलीसीवर्ट का नहीं बताया था, वहां पर नॉन, वही चीज है, नॉन डेजिग्नेटेड एरिया। सुपरवाइज्ड एरिया वही है जहाँ पे टाइम एवरेज डोज रेट जो है it generally does not exceeds 3 microsievert per hour, and hence in which personnel will not exceed 3/10 of the dose limit. As implied by the name, these areas are subject to some form of supervision, and personnel working regularly in such area could be subjected for routine personal monitoring. जैसे टीएलडी देना पड़ेगा उनको, इसको बोलते हैं रूटीन पर्सनल मॉनिटरिंग। कभी भी इनका डोज बढ़ सकता है, आगे पीछे जा सकता है, इसलिए उनको उनका डोज रूटीनली मॉनिटर होना चाहिए। तो ये लीगल है, पता है तुमको? हाँ, कंट्रोल एरिया पड़ा था, ये रेस्ट्रिक्टेड छोड़ दूं अब? हाँ? तो देख लेते हैं कुछ ऐसा ना हो कि, हाँ है, देख लो। एक तो बोला, दूसरा कंट्रोल्ड एरिया में जहाँ पे 3 माइक्रोसीवर्ट पर आवर से ज्यादा एक्सीड कर रहा है डोज रेट, 3 माइक्रोसीवर्ट पर आवर से ज्यादा, तो पर्सनल वर्किंग इन कंट्रोल्ड एरिया आर ऑफन डेजिग्नेटेड एज ए कैटेगरी बी, कैटेगरी ए, और वो क्लासिफाइड वर्कर की बात थी, एंड आर सब्जेक्ट टू मेडिकल सुपरविजन एंड रूटीन पर्सनल मॉनिटरिंग। अब देखो, कई कई देशों में है कि मेडिकल भी कराना पड़ता है, यही है कि मेडिकल सुपरविजन एंड रूटीन पर्सनल मॉनिटरिंग। मेडिकल भी करवाना है, आपका टीएलडी भी मॉनिटरिंग होगा। ओके, रेस्ट्रिक्टेड एरिया जहाँ पे अगेन टाइम एवरेज डोज रेट जो है इट एक्सीड्स 10 माइक्रोसीवर्ट पर आवर, access to these access to these areas would be subject to special precautions such as limitation of access time and the use of protective equipment and monitoring devices. अब क्या है, यहाँ पे आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी यूज करना पड़ेगा। जैसे आपको यूज करना पड़ सकता है लेड अप्रेन है, या आपको शूज जो बूट टाइप की चीज़ें जो यूज़ करते थे, कंटामिनेशन ना हो। फिर आपका जो रेस्पिरेटर, यदि मान लो कि उस यदि आपको एयरबॉर्न कंटामिनेशन होने की संभावना हो तो उस समय पे वो सारी चीज़ें भी यूज़ करनी पड़ती हैं। ओके,
मतलब उनके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में एप्रन